हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड सेल्स काउंट कि हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनको टोटल कैसे काउंट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट हम पर क्यूबिक एमएम में देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनको काउंट करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स हम इस लेक्चर में आपको डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग है हमारा वो है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो हम ब्लड सेल्स काउंट करेंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट सेल्स है हमारा वो है TRBC, टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट। इसकी रिपोर्ट हम टोटल पर क्यूबिक मिलीमीटर में इसकी हम रिपोर्ट करेंगे कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट होता है वो कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू। उसके बाद उसका जो इंक्रीज़ कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। नेक्स्ट जो हमारा काउंट होगा वो होगा TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद हमारा होगा प्लेटलेट्स काउंट, और तीसरा जो काउंट होगा AEC, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। ये चार जो सेल्स होते हैं हम करते हैं ब्लड सेल्स काउंट में। इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है TRBC, टोटल आरबीसी काउंट। टोटल आरबीसी काउंट हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि जो हमारी बॉडी में टोटल आरबीसीज कितने होते हैं, उसका इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो फीमेल और मेल जो होते हैं दोनों, फीमेल में आरबीसी की मात्रा थोड़ी कम होती है और मेल में आरबीसी की जो काउंटिंग होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल में मेंसेस होता है, हर महीने में ब्लड लॉस होता है, और उस मैरिज के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें ब्लड लॉस बहुत होता है। तो उसके लिए हम ये काउंट करते हैं, और जो काउंटिंग होती है वो मेल और फीमेल में वेरीज करती है। उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा हमारे पास सामान होना चाहिए, वो सामान के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास होना चाहिए आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट को हम बोलते हैं थोमा पिपेट। उसमें मार्क जो होता है वो होता है 0.5 मार्क, 1 मार्क एंड 101 मार्क। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए लैविस चेम्बर। इट इज़ आल्सो नोन एज द न्यू बार चेम्बर। इसमें होता है आरबीसी एरिया एंड डब्ल्यूबीसी एरिया। डब्ल्यूबीसी एरिया जो है वो उसके 4 साइड कॉर्नर होते हैं, उसमें 16 स्क्वायर होते हैं। जो आरबीसी एरिया होता है वो सेंट्रल एरिया होता है, उसमें 25 स्क्वायर होते हैं। ईच वन हैविंग द 16 स्क्वायर उसमें होते हैं। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद इसका प्रिंसिपल है कि जो नॉन हमारा ब्लड होता है उसको हम नॉन डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में फिर एक प्रॉपर डाइल्यूशन बनता है 1:200 डाइल्यूशन। उसके बाद हम उसको न्यू बार चैम्बर में चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद फिर हम उसमें सेल्स को काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप में फोकस करके। जो इसमें फ्लूइड में होता है मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर, और ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसको हेम्स फ्लूइड के नाम से जानते हैं। रिएजेंट्स में यही रिएजेंट्स हैं हमारा जो है हेम्स फ्लूइड। इसके अंदर में अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और सोडियम सल्फेट जो है ये भी इसके प्रोवाइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, डिस्टिल्ड वाटर डाइल्यूशन करता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर में के इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो डाइल्यूशन मेथड, एक मैक्रो डाइल्यूशन मेथड। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो डाइल्यूशन के बारे में। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा पिपेट है उसमें हमें ब्लड लेना है, EDTA ब्लड लेंगे हैं। यहाँ पे जो EDTA वायल होती है
ब्लड हम 0.5 मार्क तक लेंगे। उसके बाद जो बाहर का साइड का एरिया होगा उसको ड्राई कॉटन से उस ब्लड को वहाँ से वाइप करेंगे, उसको हटाएंगे वहाँ से, ताकि वो ब्लड जो है हमारी फ्लूइड में मिक्स ना हो जाए, हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद ड्रॉ करेंगे 101 मार्क तक हम करेंगे वहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है हेम्स फ्लूइड, उसको ड्रॉ करने के बाद में हम उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 मिनट वेट करेंगे और वेट करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे हमारा जो सॉल्यूशन जो डाइल्यूशन 1:200 बन के रेडी हुआ है, 1:200 का मतलब होता है कि 1 पार्ट वहाँ पर ब्लड का है, 199 पार्ट वहाँ पे फ्लूइड का है। जो हमारा फ्लूइड है उसमें जो हमारा पिपेट में है जो फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ताकि उसके अंदर में जो खाली फ्लूइड है उसमें सेल्स नहीं है। उसके बाद हम न्यूबार चैम्बर लेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और फिर वहाँ पर हम उसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम उसको 2 मिनट वेट करेंगे। वेट करने के बाद में हम सेल्स को काउंट करेंगे। जो इंटरनल जो हमारा स्क्वायर होता है 25 स्क्वायर, उसमें 1 बाई 1 हम सारे जो 5 स्क्वायर होते हैं 4 कॉर्नर के और एक सेंटर का, उसमें हम वहाँ पे सेल्स को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है टोटल आरबीसी काउंट इन पर क्यूबिक mm इक्वल टू नंबर, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर जिसको हम DF बोलते हैं, इनटू डेप्थ फैक्टर जो उसमें आएगा, डिवाइड बाई टोटल एरिया काउंट। नंबर ऑफ सेल्स हम जो हमारा न्यूबार चैम्बर है वहाँ से काउंट करेंगे और डाइल्यूशन फैक्टर हमारा 1:2 यानी कि 200 है, डेप्थ फैक्टर हमारा 10 है और टोटल एरिया काउंट 1/5 है। ये सारे की सारी जो हम कैलकुलेशंस होती है वो इस फॉर्मूले के द्वारा काउंट करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। इस टेस्ट को करने के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि जो हमारा टेस्ट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई करेक्शन ना हो, और जितनी भी वहाँ पर प्रोसीजर के दौरान जो हम उसमें गलतियाँ करते हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो न्यूबार चैम्बर है वो टेस्ट करने के बाद जो है वो क्लीन होना चाहिए, और टेस्ट करने के बाद भी हम उसको क्लीन करते हैं। कुछ ड्रॉप्स होते हैं, जो फ्यू ड्रॉप्स होते हैं वो हमें पहले डिस्कार्ड करने होते हैं, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं ताकि रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसमें जो पिपेट्स होती है उसको हम क्लीन करते हैं। उसमें जो वाइट कलर का एक बल्ब होता है जो अंदर बीड होता है, उसके साथ में हम सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। चार्ज करने के बाद 2-3 मिनट तक उसको रखना चाहिए ताकि हमारे सेल जो हैं वो सेटल हो जाएं। और जो आरबीसी होते हैं वो हम माइक्रोस्कोप में हाई पावर पर उसको हम वहाँ पे काउंट करेंगे, लो पावर पे काउंट वहाँ पे नहीं करेंगे हम। अगर जो सेल्स होते हैं वो एल शेप में हमें काउंट करना है, यानी कि जो बॉर्डर लाइन है ऊपर का और नीचे का, या दो कोई भी लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके दूसरी लाइन में हमें काउंट नहीं करना है। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू, जो एडल्ट मेल जो होते हैं उनमें जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4.5 से 6.0 मिलियंस पर क्यूबिक mm होती है। जो फीमेल होती है उसमें 3.8 से 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक mm होती है। और जो एडल्ट होते हैं चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक बोन मैरो नहीं होता है और उसमें जो हर एक पार्ट में बॉडी में वहाँ पे सेल्स बनते हैं। इसके बाद है सोर्स ऑफ एरर। इसमें क्या क्या वहाँ पे सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं, वहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिसके कारण हमारा जो काउंटिंग है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पहले है फॉल्स हाई काउंट, यानी कि जो हमारा सेल्स काउंट है वो हमारी गलतियों के कारण ज़्यादा कैसे हो सकता है। उसमें है जो हाई काउंट में है हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है, यानी कि उसमें सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ पानी की मात्रा प्लाज्मा थोड़ा कम हो सकता है। अगर हमने ब्लड जो है 0.5 मार्क से ज़्यादा ले लिया, या हमने फ्लूइड जो है वो 101 मार्क तक नहीं लिया है, या हमने कुछ गलतियाँ की हैं, इम्प्रॉपर मिक्सिंग नहीं किया है, हमने चैम्बर को चार्ज करते समय कोई मिस्टेक कर दी है, या कोई यीस्ट जो डर्ट है ल्यूकोसाइट्स जो काउंटिंग करते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फॉल्स लो काउंट कैसे हो सकता है, जो ब्लड है वो हीमोडाइल्यूशन हो सकता है,
हमारा जो काउंटिंग है उसमें सेल्स में थोड़ा काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, सेल्स क्लम्प हो सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, ब्लड प्रॉपर तरीके से ड्रॉन नहीं हुआ है वहाँ पे, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, और आपकी जो पिपेटिंग है वो प्रॉपर नहीं है, डाइल्यूशन हमारा पूरा तरीके से नहीं बना है, तो उसमें जो है वो फॉल्स काउंट होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो है सोर्स ऑफ एरर्स के बाद फिर है प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूशन, मैक्रो डाइल्यूशन मेथड। एक माइक्रो डाइल्यूशन मेथड होता है और एक मैक्रो होता है और डाइल्यूशन मेथड होता है, उसका दूसरा नाम होता है बल्क डाइल्यूशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, हमें ब्लड लेना है 20 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे फिर वहाँ पे हेम्स फ्लूइड, जिसकी जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, वो होगी 3.98 ml। उस लेने के बाद दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम वहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे, 1 to 2 मिनट वेट करेंगे वहाँ पे। वेट करने के बाद में फिर हम काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करेंगे। चार्ज जब हम करेंगे तो उस पर कवर स्लिप लगाएंगे, कवर स्लिप लगाने के बाद उसको उस पर डालेंगे हम फ्लूइड। तो फ्लूइड डालेंगे तो उसमें ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए चैम्बर, जब हम उसको करते हैं तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो हमारी जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारा काउंटिंग में। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे स्टेज के ऊपर, और वहाँ पे जो आरबीसी एरिया है सेंटर में, जो 5 स्क्वायर एरिया है, उसके ऊपर रख के हम वहाँ पे सेल्स को काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद में उनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा आरबीसी एरिया होता है वो 1/5, यानी कि जो पूरा स्क्वायर होता है सेंटर, उसमें 5 जो स्क्वायर है 4 कॉर्नर का, 1 मीडियम इंटरल साइड है, वो हम काउंट करेंगे वहाँ पे। उसके बाद है कोजेज़ ऑफ इंक्रीज एरिथ्रोसाइट काउंट, यानी कि जो आरबीसी काउंट है उनके कारण क्या हो सकते हैं, जो काउंट हाई हो जाएगा। पहला जो हमारा रीज़न है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी कि फंक्शन के कारण। उसमें जो फिजियोलॉजिकल में आता है एज, जो एज फैक्टर जो होता है, उसमें जो आरबीसी काउंट होते हैं, छोटे छोटे इन्फेंट बच्चे होते हैं जब बर्थ होता है, उनमें थोड़ा आरबीसी का जो होती है वो आरबीसी काउंट ज़्यादा होती है, और ये 14 से लेके 15th ईयर तक होता है। उसके बाद वो फिर एडल्ट में आ जाता है और नॉर्मल वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। या हाई एटीट्यूड, जो इंडिविजुअल में है, कोई हाइपोक्सिक स्टेट होती है वहाँ पर रहते हैं, उसके कारण भी जो है हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। एरिथ्रोपोइसिस एक हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनी से सिक्रीट होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बोन मैरो में आता है, और वहाँ पे आके उसको जो आरबीसी हैं उनको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इमोशनल कंडीशंस होती है, जैसे एनेक्सिटी। इन एनेक्सिटी जो होती है इसमें भी आरबीसी का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है, ड्यू टू सिम्पैथिक स्टिमुलेशन के कारण ये इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल जो है वो एक बीमारी के कारण होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है पेशेंट में, जैसे डिहाइड्रेशन स्टेट, सीवियर बर्न, डायरिया, कोलेरा। इनमें क्या होगा, जो उसको हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया वेरा, एक डिजीज़ का नाम है। और इसके अलावा जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, क्रोनिक लंग्स डिजीज़ लाइक एम्फेसीमिया, इनमें क्या होता है, जो काउंटिंग होता है वो ब्लड सेल्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसके बाद है कोजेज़ ऑफ डिक्रीज, यानी कि जो ब्लड सेल्स काउंट हो जाते हैं उनके डिक्रीज़ होने के चांसेस क्या होते हैं। इसमें जो एरिथ्रोसाइट्स काउंट होता है फिजियोलॉजिकल, जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनमें फिजियोलॉजी के कारण जो है उसमें जो आरबीसी है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो फिजियोलॉजिकल में बस यही कंडीशन होती है। और जो उसका एज होता है वो 6 वीक से लेके 14 ईयर्स तक होता है। उसके बाद थोड़ा आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। उसके बाद होता है फिजियोलॉजिकल में ओल्ड एज, ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है क्योंकि ओल्ड एज जो 70 ईयर के ऊपर होता है उसमें जो आरबीसी काउंट है वो थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की बोन मैरो है वो थोड़ा फंक्शन कम करती है। प्रेगनेंसी होती है, उसका मतलब होता है हीमोडाइल्यूशन, हमारा ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट होने के कारण आरबीसी काउंट कम हो जाता है। इसमें जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है डिक्रीज में वो होती है एनीमिया। एनीमिया जो है एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड लॉस हो जाता है,
उस लॉस होने के कारण जो है, जब ब्लड लॉस होगा, आरबीसी लॉस हो जाएंगे, तो उसमें जो हमारा काउंट है वो कम हो जाएगा। तो ये जो हमने आज आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, ये हमारा जो लेक्चर था ये था ब्लड सेल्स काउंट। इसमें कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे एक होती है अरेथ्रोसाइटोसिस। अरेथ्रोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का काउंट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। और एनीमिया के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का काउंट जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसके अंदर पीसीवी पैक्ड सेल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये सब जो हमने आपको इस लेक्चर में बताया है वो ब्लड सेल्स के बारे में बताया है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हम यहाँ पे काउंट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो टोटल आरबीसी काउंट। उसके बाद जो हमारा सेकंड अगली क्लास में जब स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद प्लेटलेट्स काउंट, उसके बाद इयोसिनोफिल काउंट। तो ये हमारा जो है ये सेल्स काउंट है। इसके बारे में हम आपको इसका प्रोसीजर, इसका क्लिनिकल कंडीशन, इसकी नॉर्मल रेंज, ये सब आपको हमने इस लेक्चर में बताया है। थैंक यू।